अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल बता रहे हैं अच्छा सेब उत्पादन की तकनीक। खरीफ प्याज की फसल में निराई गुड़ाई और कीट नियंत्रण पर जानकारी। मधुमक्खी पालन में रानी मक्खी का महत्व। बाजार में प्याज की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। इसलिए खरीफ प्याज की खेती मुनाफे की खेती बन सकती है। हमारे जिन किसानों ने खरीफ मौसम में प्याज की रुपाई की है, उन्हें प्याज की अधिक उपज के लिए कुछ जरूरी कार्यों को अपनाना होगा, जिसमें निराई गुड़ाई और कीट संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार गुर्जर। चूंकि इस समय काफ़ी किसान हमारे ट्रांसप्लांट कर चुके होंगे, रोपण का कार्य कर चुके होंगे, तो उसके पश्चात किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है या उन कौन सी कार्यविधियों पर आपको ध्यान देना जिससे अधिक से अधिक प्रति इकाई क्षेत्र पर आपका उत्पादन बढ़ सके। तो बरसात में लगाने के लिए आपको चौड़ी सैया पद्धति से इसको लगाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आप रोपण करें उसके 7 या 8 दिन तक आप ऑक्सीफ्लोरोपेन 250 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब स्प्रे करें उस समय विशेष रूप से जहां आप स्प्रे कर रहे हों वहां पर पर्याप्त नमी होना चाहिए। लेकिन जहां तक गुड़ाई और निदाई का प्रश्न है तो जब आप ट्रांसप्लांट करें या रुपाई करें उसके 45 दिन के पश्चात ही निदाई गुड़ाई का कार्य करें, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं है। तो 45 दिन बाद आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं और लगभग 15-20 दिन बाद आप पुनः उस निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। उपयुक्त वायु संचार होगा और पौधे का जो विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से उसका विकास होगा। इसमें पर्याप्त संतुलित पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जो बची हुई आपकी नाइट्रोजन की जो मात्रा है जिसको आप यूरिया के रूप में दे रहे हैं उसको लगभग लगाने के 45 दिन बाद और 70 दिन बाद आप इसको जो बची हुई जो स्प्लिट डोज है उसको 2 भागों में बांट कर दे सकते हैं। जहाँ तक जल प्रबंधन का प्रश्न, खेत में पानी नहीं रोकना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि अपन बरसात में लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बरसात अत्यधिक वर्षा हो तो उसका पानी निकास करना चाहिए। और यदि पानी की कमी रहती है तो यदि चूँकि आप उस चौड़ी सैया पर बुवाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्याप्त समय तक आप देखेंगे कि उसमें जो नमी है वो बनी रहेगी और आपके जो पौधे का जो विकास है वो अच्छी तरह से होगा। दूसरा ये है कि अधिक वर्षा हो रही है तो उस समय क्या है कि काफ़ी संभावना रहती है पर्पल ब्लॉट जैसी फफूंदी नाशक रोग लगने की। उस समय विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कार्बेंडाजिम
जैसे फफूंदनाशी को जो 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर उसका स्प्रे करते रहें, जिससे कि पर्पल ब्लॉट जैसी बीमारियां हैं उससे आपको निजात मिलती रहेगी। ये जानना जरूरी है कि इस फसल में वैसे चूँकि कम कीड़े का प्रकोप होता है, लेकिन यदि कीड़ों की जहाँ तक बात करें तो इसमें जैसिड है, जिसको तेला कहते हैं, और इस तरह के कीट आते हैं जो विशेष रूप से उसका रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे का विकास रुक जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको देही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। देही कीटनाशियों में आपका इमिडाक्लोप्रिड है, उसको आप लगभग 1 बीघा में लगभग 30 से 40 ml प्रति बीघे की दर से एक घोल बनाकर उसका बढ़िया तरीके से आप यदि स्प्रे करते हैं तो इसका नियंत्रण हो सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि पानी गिरने वाला है और कोशिश करिए कि उस समय आप इसका छिड़काव ना करें, और यदि करना भी पड़े तो उसमें ऐसे कुछ तत्वों को मिलाइए कि जो उसको चिपका सकें पत्ती से, तो उसका देखेंगे आप प्रभाव, बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा और बेहतर तरीके से इसका कीटों का प्रबंधन हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से इस फसल को अपनाएं और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण इस गिर क्षेत्र के लिए फसल साबित हो सकती है। सेब की पैदावार के लिए हिमाचल प्रदेश की अपनी एक अलग ही पहचान है। वहीं आजकल सेब के फलों का रंग और आकार बदल रहा है, परंतु बरसात की वजह से इनके फलों और पौधों पर कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी दिखाई देने लगा है। भाई मेरा नाम प्रेमलाल है, मैं जसौरगढ़ बग्गा का निवासी हूँ। तो आजकल बागवानों को थोड़ा ख्याल रखना है कि भाई हमको कैसे साइज का उसके बारे में कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बाकी आजकल ये बुलिफ वगैरह लगता है तो इन पे स्प्रे वगैरह करनी है कीटनाशक की। तो बाकी जैसे जड़ों की भी बीमारी है, कुछ तो मेरे बागों में भी है, कुछ तो पेड़ों को लगी हुई, तो मैं तो कर रहा हूँ इसकी कोई कीटनाशक वगैरह मैं इसमें डालता हूँ, तो इससे थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है जो ये बुलिफ बोलते हैं इसको, ये इसको कीटनाशक की छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो ये क्या करता है, ये जो इसके स्पार बनते हैं ये स्पारों को खा जाता है। ये इसके जो रुई जो इस रुई के अंदर कीड़ा होता है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा बाहर से, आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ रुई है, इसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा जो है इसके ज़्यादातर ये इसको ये जो स्पार बनता है इसका स्पर के बीच में ही लग जाता है और स्पर को खा देगा, उसमें फल नहीं आएगा। तो इसको कीटनाशक छिड़काव करना बड़ा ज़रूरी है। लिथल का ही मैं छिड़काव करता हूँ, यही कामयाब मेरे को तो लगा कि उससे ये कंट्रोल हो जाता है। इसको साफ़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसमें घास नहीं आना चाहिए ना। अभी हमारा फल है तो ये काले हो जाते हैं ये, इसकी वजह से बरसात में क्योंकि बारिश भी ज़्यादा होती है और ये धुंध वगैरह पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है इसके कुछ इसका ये घास का असर पड़ता है, उसकी वजह से ये काले हो जाते हैं ये फ्रूट जो है हमारा। अच्छा, बाकी ये क्या है, इसमें तौलिए जो है, तौलिए के इर्द गिर्द में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए बरसात का। फल वृक्षों से अच्छा उत्पादन के लिए किसानों को कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल। आज मैं आपसे सेब की बागवानी के विषय में कुछ बातचीत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है और जो हमारे सेब के जो फल हैं वो पूर्ण विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जुलाई माह में रखने वाली कुछ सावधानियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। बरसात का जो मौसम है उसमें पौधे के जो तौलिया है उसमें जल निकास का पूरा प्रबंध करें। अगर पौधे के तौलिए में जो पानी है वो भर जाएगा तो उससे जड़ों और तने के निचले हिस्से में बीमारियां पैदा होने की आशंका रहती है। इन सब से बचाव के लिए आप बगीचे में और ख़ासकर पौधे के तौलिए में पानी ना रुकने दें, इसे नालियां बनाकर चैनलाइज कर बगीचे को सूखा रखने की कोशिश करें। सेब के पौधों में अक्सर देखा गया है कि जड़ों के सड़ने की बीमारी जो है वो अधिकतर लगती है।
इस बीमारी के निवारण के लिए आप जो सेब का पौधा है उसके तने के लगभग 30 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर गहरी छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें बेबिस्टिन का घोल डालकर ऊपर से कवर कर दें। ऐसा करने से जो जड़ सड़न रोग है उससे थोड़ा सा बचाव पौधे का हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो सेब के फल हैं उनमें झड़ने की आशंका रहती है। इस दौरान अगर फल झड़ने की समस्या हो तो हम NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो कि प्लेनोफिक्स के नाम पे बाज़ार में मिलता है उसे 45 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोलकर जब फल झड़ने की आशंका हो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले अगर छिड़काव करें तो फल झड़ने की जो समस्या इस दौरान उसको हम कम कर सकते हैं। बागवान साथियों, अक्सर बगीचों में ये देखा जाता है कि ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे फल देरी से उगते हैं और जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बगीचे हैं उनमें फलों में रंग आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऊंचे पर्वतों में सेब के फलों को जल्दी पकाने के लिए तथा मध्यवर्तीय क्षेत्रों में रंग लाने के लिए हम इथरल का छिड़काव जो है वो सेब के पौधों में कर सकते हैं। इसके लिए हम 500 से 600 मिलीलीटर इथरल 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा इस घोल में 45 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स भी जरूर मिलाएं जिससे फल ना झड़े। इस घोल को छिड़काव करने का उचित समय है जब फलों में कुदरती तौर पर लगभग 30% जो है वो रंग विकसित हो जाए, उस समय इस घोल का छिड़काव करें जिससे कि हमारे सेब के जो फल हैं उनमें अच्छी तरह रंग विकसित हो सके। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। इस व्यवसाय से किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जो किसान मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें रानी मक्खी की देखभाल, आहार एवं आवास प्रबंधन आदि हैं। तो किसान भाइयों, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, उद्यानिक और वानिकी विश्वविद्यालय नोनी सोलन के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा से। इस वक्त हम बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कीट विज्ञान विभाग में हैं और यह जो मोनाले हम देख रहे हैं ये हमारा फील्ड लेबोरेटरी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है रानी मधुमक्खी पालन के बारे में। क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बीज का अपना महत्व होता है, तो जो बीज या वैरायटी का महत्व होता है फसलों में, उतनी इम्पोर्टेंस है हमारी रानी मधुमक्खी की मधुमक्खी पालन में। जब हम मौन गृह का निरीक्षण करते हैं तो हम मौन गृह में देखते हैं कि क्या हमारे मौन गृह में उपस्थित रानी मधुमक्खी स्वस्थ
एवं कार्यकुशलता में निपुण है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम जो देखते हैं रानी को देखते हैं, तो रानी का उधर दोनों तरफ से उभरा हुआ होना चाहिए और उसका जो रंग है वो एक जैसा और चमकीला होना चाहिए। उसके पश्चात हम देखते हैं कि क्या रानी जिस मौन गृह में उपस्थित है वो किस प्रकार अंडे दे रही है। अंडे जब भी देखें तो जो छत्ता होता है उसमें वृत्त के रूप में अंडे एक ही डायरेक्शन की तरफ होने चाहिए, तो उससे हमें पता चलता है कि रानी की कार्यक्षमता अच्छी है। और साथ ही साथ उसके पश्चात हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ भी हम छत्ता देखते हैं एक जगह हमारी नज़र पड़ रही है वहाँ पे एक ही उम्र का ब्रूड होना चाहिए। ब्रूड का मतलब जो अभी शिशु होते हैं या बंद हो या खुला शिशु हो, तो वो एक ही उम्र का होना चाहिए। उससे भी हमें पता चल जाता है कि रानी की जो कार्यक्षमता है वो बहुत बेहतर है। अब यदि हम देखते हैं कि हमारी रानी की कार्यक्षमता ठीक नहीं है, या जैसा कि हम सिफारिश करते हैं कि कमर्शियल बी कीपिंग में, व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में हमें रानी को हर साल बदलना पड़ता है, तो इस तरह हमें समय समय पर रानी को बदलने के लिए, या रानी कभी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या किसी भी कारणवश रानी को हमें मौन गृह में नई रानी देनी पड़ती है, किसी मौन गृह में नई रानी देनी पड़ती है, तो उस सब के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी पालन भी करें। अच्छी रानी के लिए पहचान के लिए हमें एक ही प्रकार के जो शिशु हैं वो एक ही उम्र के होने चाहिए, या अंडे वृत्त रूप में पूरे के पूरे कोष्ठ जो हमें दिख रहे हैं उन सब में दिए होने चाहिए। उससे हमें रानी की कुशलता का पता चलता है। यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि ये रानी के अंडे हैं और ये रानी के नए निकले हुए उन अंडों से शिशु हैं। तो इस प्रकार हम पता चला लेते हैं कि जो हमारी रानी है वो अच्छा कार्य कर रही है और उसको अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी रानी उपलब्ध करने के लिए हमें व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी उत्पादन करना पड़ता है और इसके लिए मौन पालक का प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से व्यावसायिक तौर पर रानी मधुमक्खी उत्पादन हो सकते हैं। जो चयनित मौनवंश हैं उन्हीं में से हम शिशु लेकर के ग्राफ्ट करेंगे और उस ग्राफ्टिंग विधि द्वारा, जिसको हम डू लिटिल मेथड भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड, उस विधि द्वारा हम रानी मधुमक्खी का उत्पादन करेंगे और उन रानियों को आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मौन गृहों को देते जाएंगे। तो रानी उत्पादन में जैसे हमने देखा कि पहले हमने ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग को सेल बिल्डर कॉलोनी में दिया उन सेल्स को। अब उनमें मैंने जैसे बताया कि उसमें रानी के कोष तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर एक कोष से हमें एक स्वस्थ और अच्छी रानी मिल जाती है। अब इस रानी को मेटिंग के लिए ले जाना भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है और उन रानियों को आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मौन गृहों को देते जाएंगे। कि हर मधुमक्खी पालक इस कार्य को ना करे, लेकिन कुछ मधुमक्खी पालक जो निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, वो इसको एक अपने व्यवसाय के तौर पे रानी मधुमक्खी उत्पादन और उसको बेच करके भी अपनी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। नाम तो इसका ज्वर है, लेकिन इसमें पशु को बुखार नहीं आता। मिल्क फीवर के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें पशु को बुखार नहीं आता, अपितु जो शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम हो जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है पशु के आहार के अंदर कैल्शियम की कमी होना। तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है और ये रोग मुख्य रूप से अधिक दूध उत्पादन देने वालों पशुओं के अंदर ज़्यादा देखने में आता है। इसका जो प्रमुख कारण वो ये है कि अधिक दूध उत्पादन देने वाले पशुओं के अंदर खासतौर से कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता है ये अधिक होती है। और जब पशु ताज़ा बियाता है, रिसेंटली डिलीवर्ड अगर कोई पशु है, रिसेंटली पार्चुरेटेड एनिमल है, तो ताज़ा जो पशु जिसमें प्रसूति हुई है उन पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो सामान्यतः देखने में आती है, क्योंकि कैल्शियम दूध के साथ भी स्त्रावित हो जाता है और पशु के रक्त के अंदर, पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में भी कई उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे वो पूर्ति करने की कोशिश करता है। यदि पशु के आहार के अंदर कैल्शियम समुचित मात्रा में पशु की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है या पशु के उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो ऐसे पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो संकर पशुओं के अंदर, खास तौर से अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर ये रोग प्रमुखता से देखा गया है। इस रोग के अंदर जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि ख़ास तौर से पशु अचानक रोगग्रस्त हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा, पशु एकदम खाना पीना बंद कर देगा, पशु नीचे बैठ जाएगा, निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और स्टर्नल रिकमेंसी में होगा, बैठा हुआ होगा, पेट की तरफ जो है वो देखता रहेगा और एकदम सुस्त लगेगा। पशुपालक भाइयों को लगेगा कि मेरा पशु बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम हेल्दी था और अचानक ये उसको पशु को क्या हो गया। तो ये एक गंभीर बीमारी है और अगर इसका समय पर उपचार नहीं हुए तो ये बीमारी जो है डाउनर स्काउ सिंड्रोम में चली जाती है और पशु जो है वो आड़ा पड़ जाता है और फिर उस समय उपचार कर पाना पशु का बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे ही पशु के अंदर खास तौर से अधिक उत्पादन देने वाले ताज़ा जो पशु बियाया हुआ हो, ऐसे पशु के अंदर जब हम लक्षण देखें कि इसके शारीरिक तापमान जो है वो काफ़ी कम हो गया है, दूध उत्पादन में गिरावट हुई है, पशु सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो और पशु का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर पशु का जो है हमें उपचार करवाना चाहिए। तो उपचार करना ये पशु चिकित्सक का दायित्व है, वो अपने विवेक से और अपने ज्ञान और अनुभव से इस रोग का उपचार करेगा। परंतु पशुपालक भाई इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं यदि वो पशु को खास तौर से जब पशु ज्ञापन हो, अंतिम अवस्था की लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, अंतिम अवस्था की गर्भकाल में हो, अथवा तुरंत ताज़ा ब्याया हुआ पशु हो जो अधिक दूध देता हो, तो ऐसे पशु के आहार में कैल्शियम जो तत्व है उसका समावेश करके हम उसकी कैल्शियम की ज़रूरत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा खनिज लवण मिश्रण, मिनरल मिक्सचर जो फीडिंग है, सप्लीमेंट करें हम उसकी डाइट को, उसके आहार को खनिज लवण मिश्रण से सप्लीमेंट करें, पूरक आहार दें, उसे कैल्शियम के रूप में पूरक आहार दें, तो हम पशुओं के अंदर इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ा जो पशु अगर अभी बियाया हुआ है तो उसका एक साथ ज़्यादा दूध नहीं निकालें, उसे पशुओं को दिन में 3 बार दोहें, सवेरे, दोपहर और शाम को। तो इससे क्या होगा कि शरीर से एक साथ कैल्शियम ड्रेन आउट नहीं होगा और वो शरीर में रहेगा और पशु को निरंतर कैल्शियम और फास्फोरस का जो पूरक आहार है वो पशु को मिलता रहे, तो पशु को मिल्क फीवर से हम पशु का जो है बचाव कर पाएंगे। और ताज़ा जो रिसेंटली जो पार्चुरेटेड एनिमल है, जो अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे पशुओं के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं हो, शरीर की
जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं चला जाए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि एक बात है कि अगर अधिक उत्पादन देने वाले पशु के शरीर की आवश्यकताएं, उसके दुग्ध उत्पादन की आवश्यकताओं को सिर्फ हम नियमित आहार से पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उस नियमित आहार के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक निश्चित मात्रा के अंदर ही होती है और उसकी अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं, ख़ास तौर से खनिज लवण की, विटामिन्स की। इन अतिरिक्त मिनरल्स और विटामिन्स और विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ये तत्व पूरक आहार के रूप में पशु के आहार में इनका मिश्रण किया जाना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल वो अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे, अपितु उनसे वो अधिकतम उत्पादन लेकर मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। जीएम क्रॉप्स जो हैं इनका हमारे देश को अभी बहुत ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड जगह ज़मीन कम हो रही है, पानी भी हमारे पास पानी की भी बहुत कमी है। तो हमें इतनी कम ज़मीन में और इतने ही पानी में अपने सारे पॉपुलेशन को फीड करना है, तो ये क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो ये कहा जाता है कि इनसे कुछ नुकसान होते हैं, वो अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट, साइंटिफिकली प्रूवन रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं आई है। रादर पिछले एक दहाके का एक रिव्यू आर्टिकल बनाया गया है जिसमें 1783 पब्लिकेशंस छापी गई हैं। वो निकोलिया का ग्रुप है, उन्होंने 2013 में बहुत अच्छा एक रिव्यू आर्टिकल किया है कि इतनी स्टडीज़ हुई हैं, 1783 स्टडीज़ में भी उनको कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव ना तो एनवायरनमेंट पे लगा है, ना ही ह्यूमन हेल्थ पे लगा है और ना ही किसी और तरह का नुकसान हुआ है। तो जो ये छापा जाता है इसको साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके पूरे हम तय तक नहीं पहुंचेंगे, हम इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में नहीं नतीजे पे पहुंच सकते। तो ये जीएम क्रॉप्स को ये नहीं मानना चाहिए कि हमें यही हमारे लिए सब कुछ करेंगी, बट ये एक ज़रूरी अल्टरनेटिव रखना ज़रूरी है। अगर हमारा जैसे कि रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से है भारतवर्ष में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ध्यान दिया जाए पूरा अच्छे से, इन फसलों का हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहाँ तक ये बात होती है कि ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करती हैं, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है जब भी कोई परमिशन दी जाती है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को इनको किसी भी फील्ड में लेके जाने की, कि वहाँ पे उसके आस पड़ोस में कहीं पे भी उनके वाइल्ड या वीडी रिलेटिव जो बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रखने, संभाल के रखने अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, उनसे दूर उनके टेस्ट किए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक जीएम क्रॉप की जो निरीक्षण है केस बाय केस करें। ये नहीं हम कह सकते कि सारी जीएम क्रॉप्स अच्छी ही हो सकती हैं या सब में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हर एक क्रॉप को अच्छे से निरीक्षण करने के बाद उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बकरियों में होने वाली बीमारियों का कैसे करें उपचार। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।